युवा कप्तान रोलैंड ब्रिटेन इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा थे और वो बीते कई सप्ताह से अपने से 10 गुना बड़ी जापानी फौज का मुकाबला कर रहे अपने 1500 साथी सैनिकों की मदद के लिए फ्रंट लाइन पर जा रहे थे। रास्ते में वे देखते हैं कि जापानी सेना ने ट्रेन तबाह कर दिए हैं और गांवों को उजाड़ दिया गया है और चारों तरफ से मौत की गंध आ रही थी। मित्र देश की सेना तक रसद पहुँचाने के सभी रास्ते जापानी सैनिकों ने तबाह कर दिए थे और उन्हें रसद के लिए हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा था। कईयों को लगने लगा था कि इस जगह पर लड़ाई जारी रखना अब आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोहिमा युद्ध की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि वर्तमान के नागालैंड की राजधानी कोहिमा में लड़ा गया था। ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण था कि इस युद्ध में पहली बार जापानी सेना को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दिशा को मोड़ दिया था। क्या आप इससे पहले जानते थे कि जापानी सेना की सबसे पहली शिकस्त कहां पर हुई थी? वो थी कोहिमा। नमस्कार दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं कोहिमा युद्ध के अनदेखे अनसुने पहलुओं को। आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र कांडव जीएस सेंटर में। पहले बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम स्थित कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन यानी कि CWGC ने असामान्य विशेषताओं वाली 5 साइट्स को सूचित किया है। ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को कोहिमा वार सिमेट्री की वजह से सूची में शामिल किया गया है। तो प्रश्न उठता है कि CWGC क्या है? तो आइए समझते हैं कि CWGC यानी कि कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन क्या है। CWGC 6 सदस्य राज्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम का एक अंतर सरकारी संगठन है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि युद्ध में मारे गए पुरुषों और महिलाओं को कभी नहीं भुलाया जाएगा। इसका गठन वर्ष 1917 में इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन के रूप में किया गया था, परंतु वर्तमान नाम वर्ष 1960 में दिया गया था। इसका मुख्यालय मेडनहेड यूके में स्थित है। इससे पहले कि हम कोहिमा युद्ध के विस्तार में जाएं, एग्जाम्स के महत्व को देखते हुए पहले कोहिमा वार सिमेट्री के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में संभवतः विश्व का एकमात्र सिमेट्री है जहां टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट का भी एक महत्व है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। कोहिमा युद्ध सिमेट्री CWGC द्वारा कई महाद्वीपों में बनाए गए 23,000 विश्व युद्ध की कब्रों में से एक है। इस सिमेट्री का गठन 3 अप्रैल 1944 को किया गया था, जब 15,000 सैनिकों की एक जापानी सेना ने कोहिमा और उसके 2500 मजबूत सैनिक बलों पर हमला किया था। इसने 2 सप्ताह की कठिन खूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। इस घर के लॉन में एक टेनिस कोर्ट था जहां पर आज कोहिमा वार सिमेट्री है। वहीं पर एक टेनिस कोर्ट भी था जिसका उपयोग ब्रिटिश अधिकारी मनोरंजन के लिए किया करते थे। जापानी सेना कोहिमा से मई 1944 में पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। जो लोग कोहिमा युद्ध में मारे गए थे उन्हें युद्ध के मैदान में ही दफनाया गया था, जो बाद में एक स्थायी CWGC सिमेट्री बन गया। इसके डिजाइनर कॉलिन सेंट क्लेयर ऑक्स ने सिमेट्री के डिजाइन में टेनिस कोर्ट को शामिल किया था। आइए बात करते हैं कोहिमा युद्ध में क्या हुआ था। भारत पर हमला करने के लिए जापानी सेना बर्मा, जो आज का म्यांमार है, से होते हुए कोहिमा की तरफ आगे बढ़ रही थी। जापानी सेना बर्मा में ब्रिटानी सेना को हराकर आगे बढ़ने में सफल रही थी, लेकिन किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि जानवरों और मच्छरों से भरे जंगलों को पार करते हुए वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब असल में जापानी सेना कोहिमा और इम्फाल तक पहुंची, ब्रिटानी भारतीय सेना को जिम्मेदारी दी गई कि इन दोनों शहरों को 15,000 सैनिकों वाली इस सेना से बचाया जाए। रणनीतिक तौर पर अहम दीमापुर शहर पर जापान का कब्जा ना हो, इसके लिए कई सप्ताह तक लड़ाई चलती रही। दीमापुर के रास्ते ही जापानी सेना आसानी से असम तक पहुंच सकती थी और कईयों को ये लग भी रहा था कि इन शहरों को अब बचाना मुश्किल होगा। यहाँ भीषण जंग जारी थी। ब्रिटेन इंडियन आर्मी कोहिमा के नजदीक गैरिसन हिल तक सीमित होकर रह गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब जंग के हाथापाई में बदलने की नौबत आ गई थी और दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच केवल एक टेनिस कोर्ट जितना फासला रह गया था। लेकिन जब तक पीछे से मदद नहीं मिली तब तक ब्रिटेन इंडियन आर्मी ने किसी तरह मोर्चा संभाले रखा। 3 महीने के बाद जून 1944 में जापानी सेना के 60,000 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके थे और उनके पास रसद पूरी तरह समाप्त हो चुका था। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के मोर्चा न छोड़ने के आदेश के बावजूद सेना पीछे बर्मा की तरफ लौटने लगी। 1500 ब्रिटेन इंडियन आर्मी सैनिकों के लिए एक भयंकर लड़ाई थी
अगर जापानी सेना गैरिसन हिल पर कब्जा कर लेती तो वो आसानी से दीमापुर तक पहुंच सकती थी। ब्रिटेन इंडियन आर्मी के सैनिकों को आदेश दिया गया कि वो पीछे हट रहे जापानी सैनिकों के पीछे जाएं और कैप्टन रॉबिन रोलैंड इसी टुकड़ी का हिस्सा थे जिनकी बात हमने शुरू में करी थी। इस जंग में जापान के कई सैनिक कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया के कारण मारे गए। हालांकि रसद खत्म होने के कारण बड़ी संख्या में सैनिकों ने भूख के कारण भी अपनी जान गंवाई थी। सेना की जानकारी रखने वाले सैन्य इतिहासकार रॉबर्ट लॉयमन कहते हैं कि कोहिमा और इम्फाल की जंग ने एशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दिशा को बदल दिया था। वो कहते हैं पहली बार युद्ध में जापानियों की हार हुई और इस हार से वो कभी उबर नहीं पाए। इसके अलावा ये जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लेकिन जिस तरह लोग डी-डे, वाटरलू की लड़ाई और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में हुई लड़ाइयों को याद करते हैं, इस जंग को नहीं करते हैं। कई लोग तो इसे भूली जा चुकी लड़ाई भी कहते हैं। साल 2013 में लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में इस बात पर चर्चा हुई कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी थी। इसमें वाटरलू या डी-डे ना होकर कोहिमा इम्फाल युद्ध को ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर चुना गया। एशिया में हुई इस जंग के महत्व को सामने लाने के लिए शायद ही कोई कोशिश की गई हो। इस युद्ध में भारत समेत राष्ट्रमंडल देशों के हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। नागालैंड के कोहिमा में रहने वाले इतिहासकार चार्ल्स चेसी BBC हिंदी से बात करते हुए कहते हैं, इसका एक कारण ये था कि इस युद्ध के तुरंत बाद देश के विभाजन की बातें होने लगी थी और भारत जल्द ही 2 टुकड़ों में बट गया था। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि उस वक्त भारत के नेता विभाजन के कारण पैदा हुई मुश्किलों और सत्ता हस्तांतरण के अच्छे तरीके से हो इन कोशिशों में लगे हुए थे। चीजें और जटिल हो जाएं या हाथों से निकल जाएं, उससे पहले ब्रिटानियों ने जल्दी में देश छोड़ने का फैसला किया था। कोहिमा की जंग को अक्सर एक औपनिवेशिक युद्ध के तौर पर देखा जाता है, जबकि युद्ध के बाद गंभीर चर्चा का विषय भारत की आजादी की लड़ाई के इर्द गिर्द ही रहा था। इस जंग में सामान्य ब्रिटेन इंडियन आर्मी के अलावा नागा जातीय समुदाय के लोगों ने भी ब्रिटेन की तरफ से जंग में हिस्सा लिया। वो सेना के लिए जरूरी खुफिया जानकारियां पहुंचा रहे थे। इस पहाड़ी इलाके के बारे में उनकी जानकारी का ब्रिटेन इंडियन आर्मी ने पूरा फायदा उठाया। हाल ही में इस युद्ध से जुड़ी मेमोरीज ऑफ अ फॉरगेटन वॉर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री ऑनलाइन रिलीज की गई है। जिस वक्त ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई वो जापानी सेना के समर्पण की 75वीं सालगिरह के आसपास का वक्त था। डॉक्यूमेंट्री के निर्माता सुविमल भट्टाचार्य हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्री को YouTube पर देख सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं कि कोहिमा का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या महत्व था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के केवल कुछ ही विशिष्ट स्थान जैसे नागालैंड और उससे सटा मणिपुर शामिल थे। वर्ष 1944 में बर्मी जंगल में कड़ी लड़ाई के बाद इस क्षेत्र में जापानी सेना ने चिंदविन नदी को पार कर भारत में प्रवेश कर लिया था। उनकी लड़ाई 14 आर्मी से हुई थी जो राष्ट्रमंडल की सेनाओं से मिलकर बनी हुई थी। यह आक्रमण 2 प्रमुख बिंदुओं इम्फाल और कोहिमा पर हुआ था। यहाँ 14 आर्मी की हार का मतलब था कि जापान भारत पर और बड़ा हमला कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोहिमा की सामरिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी, जो कि दीमापुर के जंगल के पहाड़ों से गुजरने का उच्चतम बिंदु था और अब यह नागालैंड का वाणिज्यिक केंद्र है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।